हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीडा। फ्रेंड, दिस इज़ आशीष गहलोत एंड आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड, सबसे पहले सॉरी, बहुत लेट क्लास स्टार्ट हो रही है, कुछ मजबूरी आ गई थी, इस चक्कर में क्लास थोड़ी डिले हो गई, लेकिन अब नहीं होगी, अब जल्दी कंप्लीट कर देंगे इसे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन की हिस्ट्री जानने से पहले हम पढ़ेंगे वेजेस के बारे में, सैलरी के बारे में, और डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, कंसेप्ट, टाइप, फ्रिंज बेनिफिट। बेसिकली हम आज कंपनसेशन पढ़ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इसे अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन ना बोल के कंपनसेशन बोला जाए। क्या बोला जाए? कंपनसेशन। तो आज हमें वेजेस, सैलरी, ऑफ इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वेजेस क्या होते हैं? आप सीधे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बकवास बातें नहीं करनी है अभी, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है उसमें। सो वेजेस क्या होता है? वेजेस जो होता है विच द वर्कर रिसीव फॉर देयर लेबर। अब जो वर्कर क्लास होती है या वर्कर्स जो होते हैं, हमारे मजदूर जो होते हैं, अपने काम की जो पेमेंट लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजेस, ठीक है। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्वान्टिफाई। जैसे कि सुपरवाइज़र का वर्क होता है, मैनेजर का वर्क होता है, तो ये इनको जो मिलती है वो मिलती है सैलरी। इसमें क्या इंक्लूड होता है? HRA, DA और प्रोविडेंट फंड, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, वेज जो पे की जाती है ब्लू कॉलर वर्कर्स को पे की जाती है। वेजेस आर पेड टू द ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड पेमेंट जो होगी वो डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे हो सकती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उनका वर्क होता है वर्कर्स का भी हम उनको मेज़र कर लेते हैं और उसको डेली, मंथली, वीकली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। वेयर एज इन सैलरी केस पेमेंट आर मेड टू द वाइट कॉलर वर्कर, in wages payment made to the blue collar worker, and in salary payment is made to the white collar worker, and payment can be on the basis of monthly basis to employee whose contribution cannot be easily measured। ये हम उन एम्प्लॉय को देते हैं जिनका हम कंट्रीब्यूशन इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो आई होप कि वेजेस और सैलरी में डिफरेंस पता चल गया होगा। पहला डिफरेंस कि हम उनको क्या ना, वेजेस जो होते हैं वो हम डेली, वीकली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, जबकि सैलरी जो होती है वो मंथली बेसिस पे। सेकंड, जो वेजेस होते हैं वो हम ब्लू कॉलर वर्कर को देते हैं और जो सैलरी होती है वो हम वाइट कॉलर वर्कर को पे करते हैं। सो कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन दो टाइप की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और वी कैन से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। सो कंपनसेशन में बेसिकली हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? वेजेस हो गए हमारे, सैलरी हो गई, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज पेड वैकेशंस, इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट एट्सेट्रा। तो ये सब हो गए हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आपको बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा ये लेक्चर, क्योंकि नोट्स अभी आपको बाद में मिलेंगे। अभी आपको सिर्फ ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है। सो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। आई होप वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये तीनों टर्म्स सब क्लियर होंगी। तो मॉनेटरी पेमेंट्स, अब मॉनेटरी पेमेंट का क्या फ़ायदा होता है? अगर हम मॉनेटरी पेमेंट या फिर बोले मनी की टर्म्स में हम एम्प्लॉय को अगर पैसे देते हैं तो उसका क्या होता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट का क्या मतलब? डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। आप भी ऑब्वियसली अगर कहीं वर्क कर रहे हो तो आप क्यों वर्क कर, तो आप कब तक वर्क करोगे? फ्री में तो वर्क करोगे नहीं, और फ्री में करोगे भी तो कब तक करोगे? आप मन लगा के वर्क तभी कर सकते हो जब आपको अच्छा कंपनसेशन मिले, आपको अच्छी पैसे मिलें, ठीक है। आपका सैलरी पैकेज अच्छा होगा, आप वहीं वर्क करना चाहोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मॉनेटरी पेमेंट होता है वो एम्प्लॉय को ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो नॉन मॉनेटरी पेमेंट क्या हो गया, या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बोलें तो क्या होंगे? जैसे कि ग्रोथ इन द जॉब, एम्प्लॉय का प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ठीक है, चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा कंपनसेशन। अब कंपोनेंट की बात करें एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन के, तो उसमें बेसिकली आते हैं हमारे वेजेस एंड सैलरी, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड परक्यूसेट्स। तो ये सब मिलके हमारा एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन बनाते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। सो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ये सारे कंपोनेंट। पहला आता है हमारा वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वेजेस सैलरी मतलब कि
ये बेसिकली एम्प्लॉय को मॉनेटरी पेमेंट होती है, एम्प्लॉय को उनकी सैलरी या वेजेस मिलते हैं, एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, उस पैसे से वो क्या करता है, वो अपना ध्यान रखना चाहता है, अपनी नीड्स फुलफ़िल करना चाहता है और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करना चाहेगा। ठीक है, आपके पास पैसा आएगा तो आप अपना ध्यान रखेंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो दीज आर द वेजेस एंड सैलरी। सेकेंड इज़ इंसेंटिव। इंसेंटिव कब मिलता है, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से मिलता है। ठीक है, यानी कि अदर देन द वेजेस एंड सैलरी यू गेट द बेनिफिट्स। तो इंसेंटिव्स कब मिलता है, इंसेंटिव किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी, सेल्स, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे अगर एम्प्लॉय अच्छा प्रोडक्टिविटी की आउटपुट अच्छा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, सेल्स ज़्यादा करेगा, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएगा, तो उसे ऑब्वियसली रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंपनसेशन के अलावा यानी कि विजिट सैलरी के अलावा भी उसे पेमेंट मिलता है और इंसेंटिव्स होते हैं। आई होप क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट इंक्लूड करते हैं प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, मेडिकल केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट रिलीफ, हेल्थ केयर, कैंटीन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ को हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। अगर वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही हैं तो एम्प्लॉय को फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब परक्यूसिट्स क्या होता है, परक्यूसिट बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल को मिलता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें मिलते हैं परक्यूसिट्स। उसमें क्या इंक्लूड होगा, जैसे कंपनी ने कार दी थी, कंपनी कार, क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडे, फर्निश्ड हाउस, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। तो ये क्यों दिए जाते हैं, ये अपने जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होते हैं, मतलब कि जो हमारे काबिल एम्प्लॉय होंगे, उनको रिटेन करने के लिए ये परक्यूसिट्स दिए जाते हैं। अब आते हैं कंपनसेशन के टाइम पे। तो पहला आता है बेसिक कंपनसेशन। तो बेसिक कंपनसेशन में बात करेंगे हम वेजेस एंड सैलरीज़ की। वेजेस एंड सैलरीज़ का मीनिंग आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा डिस्कस नहीं करना है। तो सीधे आते हैं हम बेसिक कंपनसेशन के वेजेस के पार्ट्स पे, जो आते हैं हमारे 3: मिनिमम, फेयर एंड लिविंग वेज। ठीक है, पहला है मिनिमम वेज, सेकंड इज़ लिविंग वेज एंड सेकंड इज़ फेयर वेज एंड थर्ड इज़ लिविंग वेज। मिनिमम वेज क्या होता है, मिनिमम वेज वो वेज होता है जिस पे कि वर्कर अपना हिमसेल्फ और अपनी फैमिली का दोनों का ध्यान रख सके। ठीक है, मतलब इतना उसको वेज मिल जाता है जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और वर्क पे आ सके। ठीक है, कि काम करने योग्य वो रह जाए, इतना उसे कंपनसेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या नाम है, मिनिमम वेज, जिससे कि वो अपना बॉडी एंड सोल का ध्यान रख सके। ठीक है, ये जनरली फिक्स करते हैं थ्रू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस किस के बीच में, बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ठीक है, वर्कर और एम्प्लॉयर जनरली मिलके मिनिमम वेज डिसाइड कर लेते हैं। अब फेयर वेज क्या होता है, फेयर वेज एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, एम्बिगुअस कंसेप्ट है, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ऐसे क्लियर डेफिनेशन कभी डिफ़ाइन नहीं की गई, लेकिन एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि फेयर वेज वो वेज है, मतलब सेम वर्कर्स को, मतलब जो वर्कर सेम वर्क कर रहे हैं उनको फेयर वेज मिलना चाहिए इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, ऑल द वर्कर्स शुड रिसीव फेयर वेजेस अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड इफ़ दे आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब उन्होंने ये कहने का मतलब इसका ये है कि अगर डिफ़िकल्टी लेवल सेम है एक जॉब का, तो पूरी इंडस्ट्री में तो उनको वही वेज मिलना चाहिए। अगर डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है, कोई डेंजरस जॉब कर रहा है, तो और उसकी जान पे ख़तरा है या कुछ डेंजर ज़्यादा है दूसरे के जॉब से कंपैरिजन में, तो उसको फिर वेजेस उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल जहाँ सेम होगी वहाँ वेजेस सेम मिलेगा, जहाँ हायर होगी वहाँ उससे हायर मिलेगा। तो दैट इज़ अ फेयर वेज कॉन्सेप्ट। अब लिविंग वेज कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तो यहाँ हम फेयर वेज की बात कर ली, यहाँ मिनिमम में हमने बात करी बेसिक की, कि उसे बेसिक क्या नाम है कंपनसेशन मिल जाता है जिससे कि वो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। और यहाँ क्या बात होगी, बेसिक तो कंपनसेशन मिलता ही है लिविंग में, प्लस कुछ उसके कंफर्ट का भी ख्याल रखा जाता है, उसके और उसकी फैमिली के कंफर्ट का भी ख्याल रखा जाता है। कंफर्ट कैसे, उसको ट्रैवल के एक्सपेंस दे देना, मेडिकल फैसिलिटी दे देना, ठीक है, पेंशन दे देना, तो ये सब उसके आ जाएंगे लिविंग वेजेस में। सो ये पार्ट ये सब यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया हमारा बेसिक कंपनसेशन। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। तो आप सप्लीमेंट्री कंपनसेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स से। ठीक है, जो मैंने बात फ्रिंज बेनिफिट्स में बताई थी। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या था, बेसिक कंपनसेशन के अलावा जो हम बेनिफिट्स देते थे। ठीक है, तो ये क्यों दिए जाते हैं, एक बार और फिर से बता देता हूँ। फ्रिंज बेनिफिट में हम इंक्लूड क्या करते हैं,
हाउसिंग फैसिलिटी दे देना, एम्प्लॉय को घर देना, सब्सिडाइज फूड देना, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ देना। तो इसी की वजह से हम इसके और भी नाम है, यानी कि नॉन वेज पेमेंट सिस्टम, नॉन मॉनेटरी बोल दो, सर्विस प्रोग्राम बोल दो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के नाम से ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो जहाँ बेनिफिट्स की बात होगी वहाँ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों दिया जाता है? टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करना टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, करंट ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कर सकते हैं अगर उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने ह्यूमन रिसोर्स का मोरल इम्प्रूव करना, पब्लिक इमेज इम्प्रूव होती है अगर आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हो, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो इन सब चीज़ों के कारण सप्लीमेंट्री कंपनसेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं वेजेस एंड इंसेंटिव्स प्लान में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कोई सा प्लान बोल देगा, पूछेगा कि कौन सा प्लान है, तो आपको टाइम बेस्ड ऑन टाइम आएगा, ठीक है। ये होगा बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। ऐसे ग्रुप इंसेंटिव्स के प्लान ये सब हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब शुरू करते हैं टाइम वेज सिस्टम से, ठीक है। तो टाइम वेज सिस्टम की पहली बात ध्यान से सुनिएगा पूरा लेक्चर, ठीक है। कि ये बहुत ज़्यादा पुराना और सिंपल मेथड है। इट इज़ अ वेरी ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। इट इज़ द सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दैट ए वर्कर डिवोट टू हिज वर्क एट द वर्क प्लेस। इसमें यह देखा जाता है कि वर्कर अपने काम पे कितने टाइम तक रहा, ठीक है, कितने टाइम उसने वर्क पे था वो, ठीक है, कितने टाइम वर्क किया। तो वर्क पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है आपका? आवर्स में मेज़र कर सकते हैं हम, डे में मेज़र कर सकते हैं, वीक में, फोर्टनाइट यानी 15 डेज़, एंड या फिर मंथ में, ठीक है। और इसमें हम ये सब नहीं देखते कि उनने कितना काम किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई वर्कर है, वो एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है, जबकि वही वर्कर 2 दिन काम करके 100 यूनिट बना रहा है, तो 2 दिन वाले को ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, उसने 2 दिन काम किया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिमेरिट भी हो सकता है, ठीक है, इसका। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं सिर्फ टाइम को। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि 50 रुपये दिन का वर्कर को मिलता था, ठीक है। रेट इज़ 50 रुपीज़ पर डे एंड द वर्कर वर्क फॉर 20 डेज़। सो हाउ मच ही अर्न 1000 रुपीज़, ओके। तो वेज कैसे निकलता है? टाइम, ठीक है, टाइम वर्कड इनटू रेट पर अगर आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो आवर्स, यहाँ डे मैंने लिया एग्जांपल में, तो डे। तो बेसिकली टाइम वर्कड इनटू द रेट, अगर टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे वेजेस निकल जाएंगे या वर्कर्स की अर्निंग कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डे वर्क सिस्टम भी बोलते हैं, स्ट्रेट टाइम सिस्टम भी इसे बोलते हैं। एम्प्लॉय को यहाँ पेमेंट मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो डैट इज़ टाइम वेज सिस्टम। अब इसमें कुछ और बात भी है कि अमेरिका की जो 75% कंपनी है वो टाइम रेट सिस्टम फॉलो करती हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसमें हम जहाँ वर्क मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि मैनेजर की जॉब है, वहाँ हम नहीं मेज़र कर सकते उन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो हमें टाइम रेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम रेट सिस्टम फॉलो करना एक बेनिफिट ये भी है, अगर जितना टाइम हम किसी काम में लगाएंगे तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द टाइम रेट सिस्टम। अब आते हैं पीस वेज सिस्टम पे। पीस वेज सिस्टम आपको कितना होगा? आप ये क्या बोलेगा? ऑब्वियसली कि जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। मीन्स कि आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसी हिसाब से आपको वेजेस होंगे। हर आउटपुट का आपका एक वेज होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक यूनिट का वेज है, एक यूनिट ऑफ वर्क का वेज है 20 रुपीज़, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका प्राइस है 20 रुपीज़। ऐसे आपने अगर 1000 बना लिए तो आपकी वेजेस कितनी होंगी? 2000। तो ये है, आपको हर पीस का प्राइस पता होगा, मतलब वेज पता होगा, वेज रेट इसमें डिफ़ाइन होगा, और जितने आप पीस बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका वेज रेट और आपकी वेजेस आ जाएंगी। तो आई होप पीस वेज सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ। द वर्कर्स आर पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द वर्क डन रादर दैन द टाइम स्पेंड। फार्मूला आपका ये होगा, वेजेस इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस, जितनी आपने यूनिट प्रोड्यूस करी, यहाँ पे यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी? 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट,
उसकी एक यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक यूनिट का रेट कितना है 20 रुपीज़, तो आपकी कितनी वेजेस हो गई 2000 वेजेस। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ सूटेबल होगा, जहाँ हम वर्क मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम वर्क मेज़र करते हैं वहाँ ये, और जहाँ वर्क मेज़र नहीं कर सकते वहाँ टाइम वेस्ट सिस्टम होता है। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है, तो अभी का लेक्चर यहीं रोकना होगा। मुझे पता है कि हमने बहुत लेट कर दिया है, पर पता नहीं कितना क्यों गलत हो जाता है कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, इस चक्कर में लेक्चर हमारा डिले हो जाता है। पर डोंट वरी, गलती मेरी है, तो मैं अपना लेक्चर अभी डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगा और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कराऊँगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन फाइनली शुरू हो गया है। तो आज भले कितनी क्लास लगे, इस वीक में मैक्सिमम क्लास में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आज कर रहा हूँ, कल करूँगा, नेक्स्ट भी करूँगा। ठीक है, फिर एक फ़ाइनल क्लास लूँगा जिसमें जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगा। सक्सेशन प्लानिंग हो गया, क्वालिटी सर्कल्स हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा HRM ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ इतना वेट करा है वहाँ कुछ वेट और सही, प्रोबेबली इसी वीक अगर डेली क्लास अपलोड करके मैंने ख़त्म कर दिया तो इसी वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली कंप्लीट है आपका ये HRM। ठीक है, अपने सजेशन देते रहिए कि कौन सा नेक्स्ट स्टार्ट करना है। मैं कंसीडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ क्योंकि उसका मैंने कंटेंट डिस्कस कर लिया है। फ़िलहाल मेरे पे चॉइस जो आ रही है स्टैटिस्टिक्स की भी आ रही हैं, तो उन दोनों में मैं सोच रहा हूँ कोई सा एक स्टार्ट करूँ। आपको कोई लगता है तो आप बताइए, क्योंकि मेरे पास सभी सब्जेक्ट की आ गई हैं डिमांड, तो कौन सा करना है आपको वो मेरे पे ये है। जितने ज़्यादा आप सजेशन दोगे उतना ही ठीक रहेगा, तो मैं उसी को कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए या फिर किसी भी अपडेट के लिए फेसबुक पे कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। ठीक है, कोई नया है, उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। मार्केटिंग का वीडियोस भी इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी क्लास उसकी, मार्केटिंग की भी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन जो मैं फेसबुक पे पुट करता हूँ उनके आंसर दीजिए। ठीक है, वो मैं रैंडमली चूज़ करता हूँ क्वेश्चन, तो अगर उस पर आप सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम के या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन है ना जो पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो वहाँ अगर अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे तो वहीं आपको काफ़ी मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी प्रिपरेशन वहीं हो जाएगी अगर वहाँ सही से इंटरेक्ट करें तो फेसबुक पे आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर को सही से इंटरेक्ट कीजिए, उनको जवाब देने की कोशिश तो कीजिए। एक्सप्लेनेशन मैं उसकी डाल दूँगा। ठीक है, तो फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई भी अपनी बात कहनी है कमेंट कर दीजिए। मेल की आईडी भी मैं कमेंट में डाल दूंगा और उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ आपको अपनी क्वेरी भेजनी है, studykrida@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना सजेशन, ओपिनियन कुछ भी अच्छे से पोस्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन है, फेसबुक है, कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, सो पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।